So welcome back. This is the platform of SP Smart Hybrid Competitive Schooling System. बच्चे आज हम लोग क्लास 12th बायोलॉजी का लास्ट चैप्टर देख रहे हैं, बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन, इसका पार्ट 1, लास्ट चैप्टर का पार्ट 1. ठीक है, इसमें हम लोग क्या देखेंगे, बायोडाइवर्सिटी एंड बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन. इसके दो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, वो हम एक एक करके NCERT के एक एक वर्ड डिस्कस करेंगे. ठीक है, जिसमें हमारा फर्स्ट पैराग्राफ NCERT का क्या कहता है. फर्स्ट पैराग्राफ में ये बताया गया है कि अगर कोई एलियन स्पीशीज़ की होती है, फॉरेन स्पीशीज़ फ्रॉम डिस्टिंक्ट गैलेक्सी, किसी दूसरे प्लेनेट से अगर विजिट कर जाती है हमारे प्लेनेट पे, तो क्या होगा. द फर्स्ट थिंग इज़ दैट वुड अमेज एंड बफल हिम. मतलब किसी नई स्पीशीज़ को देख के आप क्या हो जाएंगे, आप बोलोगे कितनी अमेजिंग स्पीशीज़ है ना. प्रोबेबली द इनॉर्मस डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ. तो इससे क्या हो जाएगी, हमारी जो डाइवर्सिटी है ऑर्गेनिज्म की वो बढ़ जाएगी. दैट ही वुड इनकाउंटर. ठीक, इवन फॉर ह्यूमन, फॉर एग्जाम्पल द रिच वेराइटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म with which they share this planet never cease to astonish and fascinate us. इसमें ये बता रहा है कि जैसे हमारे पास किसी एक प्लेनेट से स्पीशीज़ दूसरे प्लेनेट पे जा रही है, तो इससे क्या हो जाएगा, हमारी स्पीशीज़ रिचनेस इंक्रीज, इनॉर्मस डाइवर्सिटी हो जाएगी, मतलब स्पीशीज़ की वैरायटी इंक्रीज हो जाएगी. समझ आई. तो इससे क्या होगा, जैसे जैसे वैरायटी इंक्रीज होगी तो हम क्या होंगे, फैसिनेट होंगे डिफरेंट स्पीशीज़ से. ठीक है, एस्टोनिश या फैसिनेट होंगे हम डिफरेंट टाइप की स्पीशीज़ से. ठीक, तो अब इसमें ये बताया है, देखो, द कॉमन मैन वुड फाइंड इट हार्ड टू बिलीव दैट, एक कॉमन इंसान के लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है यकीन करना कि दैट देयर आर मोर देन 20,000 स्पीशीज़ ऑफ आंट, कि चींटियों की भी 20,000 प्लस स्पीशीज़ हो सकती हैं. 3 लाख स्पीशीज़ ऑफ बीटल्स, है ना, it is very surprising, and 28,000 species of fishes and nearly 20,000 species of orchids. तो आप ये इतनी वैराइटीज़ जब देखोगे तो आप बड़े फैसिनेट, एस्टॉनिश, है ना, आप बहुत ज़्यादा अमेजिंग बोलोगे कि कितनी अच्छी स्पीशीज़ हैं, है ना बेटा, कितनी सुंदर वैराइटीज़ हैं. तो ये जो डिफरेंट स्पीशीज़ की वैराइटीज़ हमारे इकोसिस्टम में प्रेजेंट होती हैं, इसी को हम लोग बायोडाइवर्सिटी बोलते हैं. इकोलॉजिस्ट एंड इवोल्यूशनरी बायोलॉजिस्ट हैव बीन ट्राइंग टू अंडरस्टैंड. इतनी वैराइटीज़ को इकोलॉजिस्ट जो हैं वो समझने की कोशिश कर रहे हैं. तो इन स्पीशीज़ को क्लासीफाई करने के लिए इनके माइंड में कुछ क्वेश्चंस आ रहे हैं. इन स्पीशीज़ को अंडरस्टैंड करने के लिए इनके साइंटिस्ट कम्युनिटी के माइंड में कुछ क्वेश्चंस आ रहे हैं. जैसे देखो, जैसे हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बोल रहा है कि वाई आर देयर सो मेनी स्पीशीज़. मतलब इतनी स्पीशीज़ क्यों हैं, इतनी स्पीशीज़ क्यों है, क्योंकि ड्यू टू डिफरेंट टाइप ऑफ इकोसिस्टम. जैसे हमारे पास डिफरेंट टाइप ऑफ इकोसिस्टम है, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, डेजर्ट, टेम्परेट, आपका आर्कटिक रीजन्स, ये सब क्या है, शोज डिफरेंट हैबिटाट एंड डिफरेंट बायोडाइवर्सिटी. ये हैं क्या, ये डिफरेंट इकोसिस्टम है. यहाँ की स्पीशीज़ यहाँ से रिवाइव नहीं करेगी, यहाँ की स्पीशीज़ यहाँ नहीं करेगी. तो इसीलिए बोला है कि जितनी भी आप डिफरेंट स्पीशीज़ देखते हो वो किसकी वजह से, क्योंकि डिफरेंट टाइप ऑफ इकोसिस्टम प्रेजेंट होते हैं, इस वजह से आपके पास डिफरेंट टाइप की स्पीशीज़ पाई जाती है. पहला क्वेश्चन. दूसरा, डिड सच ग्रेट डाइवर्सिटी एग्जिस्ट थ्रू आउट अर्थ हिस्ट्री. तो मतलब जब से स्पीशीज़ प्रोड्यूस होती हैं, क्या वो अर्थ हिस्ट्री के साथ साथ ज़िंदा रहती हैं. जितनी वेराइटीज़ हैं क्या वो थ्रू आउट लाइफ चलती हैं, नहीं, उनकी डेथ हो जाती है बच्चे. नो, अर्थ की लाइफ के साथ, अर्थ के साथ साथ वो स्पीशीज़ नहीं रहती हैं, उनका मोटिलिटी होता है ड्यू टू एक्सटेंशन ऑफ नेचुरल क्लाइमेटीज़ या मैन मेड डिस्टर्बेंस. ठीक है, तो स्पीशीज़ थ्रू आउट लाइफ नहीं चलती हैं, मतलब लाइफ अर्थ के साथ नहीं चलेगी, स्पीशीज़ जो होंगी वो मरती जाएंगी. ठीक है, कैसे, नेचुरल क्लाइमेटीज़ से भी हो सकता है ना, या मैन मेड डिस्टर्बेंस, जैसे डैम बनाना, रोड बनाना, इससे भी स्पीशीज़ का लॉस होता है. या तो स्पीशीज़ एक्सटिंक्ट कैसे हो सकती हैं, अर्थक्वेक्स, वॉल्केनोज, ये होगी आपकी नेचुरल डिज़ास्टर, नेचुरल एक्सटिंक्शन. फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है, हाउ डिड दिस डाइवर्सिफिकेशन कम आउट. बोल रहा है कि इतनी वैरायटी कैसे आती है. तो आप बोल सकते हो ड्यू टू वेरिएशन इन डीएनए. डीएनए में चेंज आएगा, क्रोमोसोम, जीन, इनमें चेंज आएगा तो वैरायटी आपकी आएंगी. ठीक, हाउ एंड वाई
इज़ दिस डाइवर्सिटी इम्पॉर्टेंट टू द बायोस्फीयर। बायोस्फीयर होता है बच्चे जैसे आपका हाइड्रोस्फीयर, लिथोस्फीयर, एटमॉस्फेयर, मतलब किसी भी एरिया में जो लिविंग ऑर्गेनिज्म रह रहा है उसको हम बायोस्फीयर कहते हैं। तो बोल रहा है कि पूरे बायोस्फीयर के लिए डाइवर्सिटी का होना बहुत इंपॉर्टेंट है। एक ब्रॉड वे से मैं एग्जांपल बताता हूँ, जैसे 20% ऑक्सीजन फ्रॉम अमेज़न रेन फॉरेस्ट। तो अमेज़न रेन फॉरेस्ट से आपकी 20% ऑक्सीजन का सप्लाई हो रहा है लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए। तो ये जो रेन फॉरेस्ट है यहाँ पे क्या होंगे, प्लांट्स होंगे बेटा। तो प्लांट्स क्या है, एक आपकी बायोडाइवर्सिटी का पार्ट है जिससे ऑक्सीजन की सप्लाई हो रही है। तो अब आप बोल सकते हो ना बच्चे कि ये इसका क्या इंपॉर्टेंस है बायोडाइवर्सिटी का, तो बता दिया आपको। दूसरा, जैसे बायोडाइवर्सिटी में कुछ हनी बीज हैं, उसमें 80% हनी बीज जो हैं वो प्लांट में पॉलिनेशन करवाते हैं, है ना। स्पीशीज पॉलिनेशन, प्लांट स्पीशीज में पॉलिनेशन हनी बी 80% करता है। तो अब ये भी तो बायोस्फीयर का पार्ट है ना, हनी बी। तो बच्चे बायोडाइवर्सिटी का पार्ट है हनी बी। तो हम बोल सकते हैं, ये पूछ रहा था क्वेश्चन कि हाउ डिड दिस डाइवर्सिफिकेशन कम, हाउ एंड वाई दिस डाइवर्सिटी इज़ इम्पॉर्टेंट टू द बायोस्फीयर। तो डाइवर्सिटी बायोस्फीयर के लिए इसलिए इम्पॉर्टेंट है, एक एग्जांपल मैंने आपको क्या दिया, हनी बी की दी है और दूसरी रेन फॉरेस्ट की दी है, ठीक है। और हनी बी और रेन फॉरेस्ट दोनों ही बायोडाइवर्सिटी के पार्ट हैं, ठीक है। एक से ऑक्सीजन मिल रही है और एक से पॉलिनेशन हो रही है प्लांट्स में, जिससे वो अपना नंबर इंक्रीज़ कर सकते हैं, ठीक। फिर उसके बाद पूछ रहा है वुड इट फंक्शन एनी डिफरेंट इफ़ द डाइवर्सिटी हैज़ मच लेस। बोल रहा है कि अगर डाइवर्सिटी कम हो जाती है तो इकोसिस्टम के फंक्शन पे इफेक्ट पड़ सकता है। यस, पड़ सकता है बच्चे, क्योंकि इकोसिस्टम अनस्टेबल हो जाएगा ड्यू टू लेस बायोडाइवर्सिटी, ठीक है बच्चे। जितनी वैरायटीज़ कम होगी तो इकोसिस्टम अनस्टेबल हो जाएगा। हाउ डू ह्यूमन बेनिफिट फ्रॉम द डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ। इतनी डाइवर्सिटी में इंसान कैसे बेनिफिट लेता है, आप बोल सकते हैं बच्चे लाइक ऑक्सीजन। जैसे ह्यूमन बेनिफिट फ्रॉम द डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ, तो डाइवर्सिटी में प्लांट भी आता है और प्लांट से ह्यूमन ऑक्सीजन लेता है ना। लार्ज स्केल पे मैं आपको इसका आंसर बता रहा हूँ, ठीक है। तो ये पैराग्राफ भी हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम देखते हैं बच्चे, ये डेफिनेशंस हो गई। अब हम बायोडाइवर्सिटी को देखते हैं कि आर बायोस्फीयर इमेंस डाइवर्सिटी, हमारे बायोस्फीयर में डिफरेंट टाइप ऑफ प्लांट्स, एनिमल और माइक्रो ऑर्गेनिज्म देखने को मिलते हैं। हमारी डाइवर्सिटी को हम हीट्रोजेनिसिटी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हीट्रोजेनाइटी। हीट्रोजेनाइटी का मतलब होता है कि हमारे इकोसिस्टम में सेम स्पीशीज नहीं होती, वैराइटीज़ होती हैं, इमेंस डाइवर्सिटी है, ठीक है। नॉट ओनली एट द स्पीशीज लेवल, बायोडाइवर्सिटी सिर्फ स्पीशीज लेवल पे ही नहीं होती है, एट ऑल लेवल ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन के सभी लेवल पे क्या होती है, क्या होता है बच्चे, डाइवर्सिफिकेशन होती है। रेंजिंग फ्रॉम मैक्रो मॉलिक्यूल, एक सेल के अंदर प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और फैट, ये क्या है, मैक्रो मॉलिक्यूल्स हैं। विद इन द सेल इज कॉल्ड बायोम्स। अब देखो डिफरेंट मैक्रो मॉलिक्यूल्स हैं बच्चे, तो ये भी तो एक किस्म की डाइवर्सिटी होगी ना एक सेल के अंदर, ठीक है। डाइवर्सिटी नॉट ओनली स्पीशीज लेवल, डाइवर्सिटी विद इन द सेल ऑल्सो, क्योंकि देखो प्रोटीन अलग, कार्बोहाइड्रेट, फैट, ये भी तो डाइवर्सिफिकेशन है। बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन का मतलब सेल से टिश्यू बनेगा, टिश्यू से ऑर्गन और ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम, इसी को बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन बोला गया। रेंजिंग फ्रॉम दिस इन दिस। बायोम्स क्या होता है बच्चे, देखो बेटा जैसे बायोम है ना, लार्ज इकोसिस्टम को आप बायोम बोल सकते हो। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट आपका बायोम है, टेम्परेट रीजन बायोम है, डेजर्ट, टुंड्रा, ये सब क्या है आपके बायोम है, ठीक है। एक पार्टिकुलर इकोसिस्टम की जो पॉपुलेशन को स्टडी करते हैं ना, उसी को हम बायोम कहते हैं। अब हम देखते हैं बच्चे टाइप्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी। पहली आपने जेनेटिक डाइवर्सिटी देखी, फिर उसके बाद हम लोग इसी में देखेंगे बेटा स्पीशीज डाइवर्सिटी और इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी, ठीक है। फिर हम ख़त्म कर देंगे इसको। अब देखना बेटा, अब जैसे हम लोग देखते हैं जेनेटिक डाइवर्सिटी। जेनेटिक डाइवर्सिटी में हमने सबसे पहले देखना है ये क्या है बच्चे, ये माउंटेन्स हैं। क्या है ये आपके माउंटेन्स। इन माउंटेन्स को हम हिमालयन रेंज कहते हैं। हिमालयन रेंज क्या है, ये हिमालयन। इन हिमालयन रेंज का टेम्परेचर अलग अलग है ना, इनका सब का टेम्परेचर अलग अलग है। अब यहाँ पे 2 डिग्री सेल्सियस है या 10 डिग्री, यहाँ 20 डिग्री। अब ऑब्वियस सी बात है बच्चे, हिमालयन का रेंज जो है वो काफ़ी लंबा होता है और वो टेम्परेचर वेरी कर जाता है उसके रेंज पे। अब हम बोल रहे हैं कि इसके ऊपर भी रेजन पाइन, मतलब रूवल्फिया वेम्टोरिया प्लांट है, इधर भी प्लांट है और इधर भी प्लांट है, ये मेडिसिनल प्लांट। अब ये मेडिसिनल प्लांट क्या बन रहा है, एक रेजर पाइन केमिकल सेक्रेट कर रहा है ना। क्या कर रहा है, रेजर पाइन केमिकल सेक्रेट कर रहा है, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी,
ठीक है। यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन केमिकल की 10 ग्राम है। इसका मतलब जीन डीएनए क्रोमोसोम में जो चेंज हुआ है जिसकी वजह से हमारा केमिकल रेजरपाइन बना है, इसी को हम क्या बोलते हैं, जेनेटिक डाइवर्सिटी। अब देखो इधर भी रेजरपाइन कितना 5 ग्राम बना और इधर रेजरपाइन 15 ग्राम बना। तो इसका मतलब ये जो हिमालयन रेंज का टेम्परेचर है ये डीएनए से फंक्शन करवाने के लिए, डीएनए से काम करवाने के लिए डीएनए कितना अमाउंट बनाएगा, किसका, रेजरपाइन का, ठीक है। वो डिपेंड करता है कि ये प्लांट कहाँ प्रेजेंट है। देखो डिफरेंट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ केमिकल बाय ऑल प्लांट ड्यू टू डिफरेंट हैबिटाट या इन्वायरमेंट, ठीक है। तो अगर यहाँ पर 10 ग्राम बन रहा है, ठीक है, जीन डीएनए क्रोमोसोम में चेंज होगा तो जेनेटिक डाइवर्सिटी बोलेंगे। एग्जांपल जैसे 50,000 जेनेटिकली डिफरेंट स्ट्रेन जो हैं इसके राइस के, किसके बच्चे, राइस के, और 1000 वेराइटीज़ किसकी हैं, मैंगोज़ की, ये याद रखना आपने। तो बच्चे हम यहाँ पे बोल रहे हैं कि माउंटेन्स, डिफरेंट माउंटेन्स पे जो सेम प्लांट प्रेजेंट है उसके रेजरपाइन के बनाने की पोटेंसी और कॉन्सेंट्रेशन वेरी कर जाती है, इसी को हम क्या कहते हैं, जेनेटिक डाइवर्सिटी। क्या बोलेंगे, जेनेटिक डाइवर्सिटी। जीन्स के एक्सप्रेशन को हम कैसे देख रहे हैं, रेजरपाइन के केमिकल की कॉन्सेंट्रेशन के बेस पे। तो यहाँ पर कम है, यहाँ पे उससे ज़्यादा है और यहाँ पर इससे ज़्यादा, तो इसका मतलब हाई डिग्री सेल्सियस पे ये रेजरपाइन का फॉर्मेशन होता है ना। तो हम यहाँ पर ये चीज़ ध्यान में रखेंगे। रूवल्फिया वेमिटोरिया जीनस है, इसको पढ़ो। A single species might show high diversity at the genetic level over distribution range. The genetic variation shown by the medicinal plant Ruwulfia vemitoria growing in different Himalayan range might be in term of potency and concentration of the active chemical. तो हम यहाँ पर इसके जीन को देख रहे हैं, उसके किसके, पोटेंसी और कंसंट्रेशन ऑफ रेजरपाइन केमिकल दैट द प्लांट प्रोड्यूस। इंडिया हैज़ more than 50,000 genetically different strain of rice and 1,000 varieties of mango. Species diversity with respect to two terms. इसकी दो टर्म्स हैं with respect to ecosystem. Species richness और species है। Species richness में आपको कोई एक particular एरिया होगा उसमें more number of species दिखेगी, और एक पार्टिकुलर एरिया होगा इवननेस में सिर्फ डिफरेंट स्पीशीज, एक दो आपस में डिफरेंट हो सकती हैं, तीन आपस में डिफरेंट, ये हो गया आपका डिफरेंट टाइप ऑफ स्पीशीज, दैट इज नोन एज इवननेस। इसी को हम लोग स्पीशीज इवननेस और स्पीशीज रिचनेस कहते हैं, ठीक। तो ये एग्जांपल याद करोगे। वेस्टर्न घाट हैव ग्रेटर एम्फीबियन स्पीशीज, वेस्टर्न घाट पे एम्फीबियंस की ज़्यादा स्पीशीज आपको दिखेगी देन द ईस्टर्न घाट, ठीक है। इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी एट द इकोसिस्टम लेवल, इंडिया इंसिस्टेंस विद, जैसे आप इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी देखो, हमने यहाँ पर स्पीशीज डाइवर्सिटी देख लिया बच्चे। जैसे एग्जांपल से हमने देखा कि वेस्टर्न घाट पे एम्फीबियंस की स्पीशीज ज़्यादा है कंपेरेटिवली ईस्टर्न घाट, इसी को हम स्पीशीज डाइवर्सिटी बोलते। फिर उसके बाद हम देखते हैं डाइवर्सिटी स्पीशीज एट इकोसिस्टम लेवल, डाइवर्सिटी ऑफ स्पीशीज एट इकोसिस्टम लेवल। देखो डेजर्ट, रेन फॉरेस्ट, मैनग्रूव, कोरल रीफ, वेटलैंड, एस्चुरीज, ये क्या है बच्चे, ऑल आर इकोसिस्टम, ठीक है। अब इनके ऊपर जो भी स्पीशीज हैं तो उसको हम इकोलॉजिकल बायोडाइवर्सिटी बोलते हैं, ठीक है। डाइवर्सिटी ऑफ स्पीशीज एट इकोसिस्टम लेवल, तो डेजर्ट्स पे कितनी स्पीशीज है वो देखेंगे। रेन फॉरेस्ट जो है बच्चे ये लार्जेस्ट इकोसिस्टम है, इसमें बायोडाइवर्सिटी सबसे ज़्यादा होती है। मैनग्रूव्स जो है बच्चे इसमें बायोडाइवर्सिटी नॉर्मली है ना, स्लाइट साल्टी एरिया में रहता है, इंटरकोस्टल जोन में, और हम बोल सकते हैं बच्चे मैनग्रूव कहाँ ग्रो करते हैं, जहाँ पे एरिया बिटवीन रिवर एंड लैंड। कोरल रीफ इन्वर्टिब्रेट है, इसमें पॉलिप्स होता है, इसके शेल्स हैं कैल्शियम कार्बोनेट, ये शेल कलेक्ट होकर कोरल रीफ बन जाता है। डिफरेंट स्पीशीज प्रेजेंट हियर, ग्रेटर इकोसिस्टम डाइवर्सिटी इज कम्पेयर टू नॉर्वे। इसको आप पढ़ो, इसने क्या बताया है। इकोसिस्टम लेवल फॉर फर्स्ट इंसिस्टेंस, डेजर्ट, रेन फॉरेस्ट, मैनग्रोव, कोरल रीफ, वेटलैंड, एस्चुरीज एंड अल्पाइन मेडो हैज ग्रेटर इकोसिस्टम डाइवर्सिटी देन स्कैंडिनेवियन कंट्री लाइक नॉर्वे। नॉर्वे के कंपेरिजन में इन
बाकी जो ये कंट्रीज़ हैं, है ना, यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी रिच है। नॉर्वे में बहुत कम डाइवर्सिटी। ठीक है बच्चे, तो नेक्स्ट क्लास हम पैराग्राफ नंबर 7 डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।